Good morning, student. Today we are going to start a new lecture of chemical bonding in class 11th. In previous lecture, we discussed about properties of ionic bond like lattice energy, hydration energy, etc. and form many type of ionic bond in compound. In this lecture, we discuss about what is chemical bond in the chemical compound and what is covalent character, Fajans rule, etc. अब देखिए कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर होता है कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड को लुईस ने बताया। लुईस के अकॉर्डिंग क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लुईस कॉन्सेप्ट कोवेलेंट बॉन्ड is formed by mutual sharing of electrons in the molecule or compounds of atoms। इसका मतलब सिंपल है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो किससे हो रहा है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से हो रहा है। किन के बीच में? एटम्स के बीच में। किसी भी कंपाउंड या किसी भी मॉलिक्यूल के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इस म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है इसी को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये कितने टाइप का होता है? अगर मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है 2 एटम्स के बीच में तो बनने वाला है सिंगल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 3 की नहीं होती है ऑर्डर में, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तब बनने वाला है डबल बॉन्ड। और अगर मान लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो बनेगा ट्रिपल बॉन्ड। मैं आपको एक एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर इसके बाद आगे की बात स्टार्ट करता हूँ। अब इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये चेक करना हो कि किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है या कम है, अगर इसकी बात करनी हो तो मुझे सीधा सा देखना पड़ता है डेल्टा ई एन को। डेल्टा ई एन का मतलब होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑल एटम्स। अगर मान लीजिए किसी में डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ता चला जा रहा है, उनकी डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर जो आयोनिक कैरेक्टर होता है, आयोनिक कैरेक्टर ये भी बढ़ता चला जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो ऐसा होता है कि जो भी कंपाउंड्स होते हैं वो 100% कंपाउंड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो 100% इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं करते हैं। तो हम उसको परफेक्टली आयोनिक कंपाउंड भी नहीं कह सकते, परफेक्टली कोवेलेंट कंपाउंड भी नहीं कह सकते। अब ये डिपेंड करता है इस बात पर कि उन एटम्स की जो एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है तो डेफिनेटली फिर उसका आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो कम होता चला जा रहा है तो फिर उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। ये बहुत लंबा फैक्ट है, इसमें ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो मैं इसको आप एक छोटा से एग्जाम्पल से इसी में समझाता चला जाऊंगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम होती चली जाए। मैं एक सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जाम्पल HCl का। अब HCl मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये पोलर कंपाउंड है। मैं सिंपली यहाँ पे ले लेता हूँ NaCl, आयोनिक कंपाउंड। अब आपको पता है कि जब लेफ़्ट टू राइट किसी भी पीरियोडिक टेबल में जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करने लग जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। अगर मैं इस हिसाब से देखूं तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाई है क्लोरीन की। और जो मेटल होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो होती है। तो अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड कैसा बनने वाला है? क्योंकि इसमें डिफरेंस आने वाला है अच्छा खासा, क्योंकि एक की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। अगर आप चेक करें तो इनका डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। अगर डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हाई है तो ज़्यादातर चांसेस इसके किसके बन जाएंगे? आयोनिक कंपाउंड के। तो आयोनिक कंपाउंड को देखने का ये भी एक तरीका होता है कि हमें अगर ये पता हो कि किस एलिमेंट की या किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है, अगर हमें कंपाउंड के अंदर ये पता लग जाए कि इन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो देखकर भी हम मतलब ये भी चीज़ अगर देखकर हम बता सकते हैं कि कंपाउंड आयोनिक होगा। तो आयोनिक कंपाउंड की एक बड़ी कंडीशन है जो अपने लोग इसको देखकर बता सकते हैं। अच्छा, अगर ये डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता चला जाएगा
तो डेफिनेटली आयोनिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा। कम होता चला जाएगा मतलब क्या है, मतलब ये है कि एटम एक जैसे होने लग जाएंगे, सेम होने लग जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता चला जाता है तो फिर कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मैं यहाँ पे जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ वो यहाँ पे सिंपल मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ, एक एक करके इनके एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे H2 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड हाइड्रोजन है, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए ये दोनों एटम सिमिलर हैं, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होगी तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल में तो वैसे भी जो आपके सिमिलर टाइप के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जिन सिमिलर टाइप के जो एटम्स के मॉलिक्यूल होते हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होता है। तो जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 0 होता है तो उसमें जो है ज़्यादातर चांसेस बन जाते हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनने के। तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें हाई होगा बिकॉज इलेक्ट्रो डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ वेरी लो इन द कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं बात करूँ, अब देखो ये ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, आपको पता है ऑक्टेट रूल भी मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ऑक्टेट रूल में मैंने बताया था कि जो एटम्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है अपने वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने की, लेकिन ये एक्सेप्शन में आ जाएगा क्योंकि इसके नियर बाई जो एटम आ रहा है, जो इनर्ट गैस आ रही है वो होती है हीलियम। तो ये हीलियम लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन के पास 1 है तो ये 1 की म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा, ये म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी इसकी, ठीक है ना। तो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो बॉन्ड कौन सा फॉर्म होगा, सिंगल। अगर मैं बात करूँ O2 की, तो O2 में यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों सिमिलर एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है 0। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम रह जाएंगे, 2,6। इसके पास भी कितने हैं, 6। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, 2 की हो रही है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, डबल बॉन्ड। लेकिन ये चीज़ आप ध्यान रखें, ये एटम ये इलेक्ट्रॉन भी लिख दें क्योंकि इसका एक एडवांटेज आने वाला है अभी आगे। O2 के बाद अगर मैं N2 को ले लूँ तो नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं लास्ट में, तो 3 इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन की ये म्यूचुअल शेयरिंग कर लेगा और शेयरिंग करेगा तो इस तरीके से यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ती चली जा रही हैं 12th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए ऐसा होता है, अगर मैं बात करूँ सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लार्जर होता है। सिंगल बॉन्ड कैसा होता है, लार्जर बॉन्ड है ये, और लार्जर होगा तो कैसा होगा, वीकर होगा। और अगर मैं बात करूँ ट्रिपल बॉन्ड की, तो ये होता है स्ट्रॉन्ग, हमारा शॉल्टर बॉन्ड, ये शॉल्टर है, और शॉल्टर होगा तो कैसा होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सा हो गया, ट्रिपल बॉन्ड। स्टेबल बॉन्ड है ये, आसान, जो स्ट्रॉन्गर होगा डेफिनेटली वो स्टेबल होगा, तो स्टेबल बॉन्ड हो गया हमारा कौन सा, जो ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर बात की जाए स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा इसकी होगी, सबसे ज़्यादा सिंगल बॉन्ड की कम होगी स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ फटाफट नोट करो आप, फिर मैं इसको आगे के लिए बताता हूँ। अब देखिए देखते हैं कोवेलेंसी। कोवेलेंसी का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाई एलिमेंट, यानी कि कोई भी एलिमेंट जितने कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है उसी नंबर को हम कहते हैं कोवेलेंसी। अब आपको पता है कि जो कोवेलेंसी, कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम उतने ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है जितने उसके वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं बात करूँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, तो यहाँ पर जो कोवेलेंसी होगी वो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी कि जो ये मैंने नंबर लिखा हुआ है कोवेलेंसी है, ये नंबर ऑफ कोवेलेंसी है। तो कोवेलेंसी किसका नंबर होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं, यानी कि मान लीजिए अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन मैक्सिमम 7 बॉन्ड बना सकता है। तो कोई भी एटम अपने वैलेंसी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन को रखता है वही इलेक्ट्रॉन हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं कोवेलेंसी। तो किसी भी एटम की कोवेलेंसी डिपेंड करती है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में, उसके वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो सिंपल सी बात है, ये इतने ही बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं मैक्सिमम, कम करें वो चीज़ अलग है, लेकिन इतने मैक्सिमम बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद आ गया अपना जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इसके बाद आप समझिए 12th क्लास में 11th क्लास में एंटर हो गए, क्योंकि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 9th 10th में नहीं पढ़ाई जाती। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवेलेंट बॉन्ड का एक स्पेशल बॉन्ड है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हर स्ट्रक्चर कोवेलेंट बॉन्ड से नहीं बनाई जा सकती।
तो जो कोवेलेंट बॉन्ड से स्ट्रक्चर नहीं बनाई जा सकती है, तो उसके लिए एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म किया है जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब होता है इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दो एटम्स के बीच में शेयर होते हैं, लेकिन ये दोनों इलेक्ट्रॉन को देने वाला एक ही एटम होता है। आप अगर मान लीजिए मैं अगर बात करूं हाइड्रोजन के केस में, H और H ये दोनों जो है इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन ने भी दिए हैं और इस हाइड्रोजन ने भी दिए हैं, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है ये जो सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड दोनों की शेयरिंग से बना है। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में ऐसा नहीं होगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होने वाला है कि मान लीजिए अगर A एटम है और एक एटम है B, अगर मान लीजिए A के पास इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ये इसको दे देगा, इसको देगा और शेयरिंग ही मानी जाएगी। ये एक तरीके की क्या होगी, शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी तो ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये बॉन्ड जो होता है, एरो का साइन जो है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, यही कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। इसमें जिस एटम की तरफ ये जो नेल उसकी लगी हुई है, इसको हम रिसीवर बोलते हैं या फिर बोलते हैं एक्सेप्टर, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर को। और ये क्या होता है, डोनर एटम, तो ये डोनर एटम होता है। तो सिंपल सी आप ऐसे समझिए बात के लिए कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों में से कोई एक एटम ही देता है, और जो एटम दे रहा है वो डोनर है, जो एक्सेप्ट कर रहा है वो एक्सेप्टर है। जैसे मैं एग्जांपल यहाँ पर ले लूँ, मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ NH3 प्लस H पॉजिटिव। अब आपको पता है इस H पॉजिटिव के पास इस समय कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है। अब ऐसा होगा कि ये नाइट्रोजन जो है अपने इस लोन पेयर को इस H के साथ शेयर कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये इसको दे देगा अगर ट्रांसफ़र करेगा तो फिर आयोनिक बॉन्ड बनेगा, बट आयोनिक बॉन्ड नहीं बनता। ये इन दो इलेक्ट्रॉन की क्या करता है, शेयरिंग करता है, और जब ये शेयरिंग करता है इसके साथ में, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वो किस तरीके का होगा, इस पर तो H पे प्लस है, इस तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। अब आप देखिए किसको दिए गए, H को, तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो ये हेड लगी हुई है, ये इसका हेड किसकी साइड में, H प्लस की साइड में, और नाइट्रोजन ने दिए हैं तो ये नाइट्रोजन यहाँ डोनर एटम होगा और H प्लस यहाँ एक्सेप्टर होगा। तो ऐसा होता है इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड की आपने स्ट्रक्चर पढ़ी है। सल्फर डाइऑक्साइड की जो स्ट्रक्चर होती है, इसमें होता क्या है, एक्चुअली ये होता है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है इस तरीके से, एक ये ऑक्सीजन है, इनके पास भी 6 होते हैं। अगर मैं बात करूं तो सल्फर क्या करेगा, इसके साथ तो शेयर हो गया दो इलेक्ट्रॉन से। अगर ये इसके साथ शेयर हो गया तो अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 6, इसके पास भी 6 थे। लेकिन जब ये इसके साथ दोनों शेयर हो गए आपस में, तो इसके भी 8 हो गए और इसके भी 8 हो गए। बट अगर मैं इसके साथ शेयर करा दूं इसको, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें तो 8 हो जाएंगे, बट इसमें कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये क्या करता है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है वो दे देता है, मतलब शेयरिंग ही करता है एक तरीके की, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। जब ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या माना जाएगा, डोनर एटम, और ये क्या माना जाएगा, एक्सेप्टर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा इन दोनों के बीच में। तो कैसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, लेकिन आज के टाइम में ये तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपने लोग बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज क्या किया हुआ है, अब ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे नहीं बनाते, अभी एक सिंपल सा सिंगल बॉन्ड लगा देते हैं। जिसकी साइड में लगा हुआ है ये हेड, उसके ऊपर सिंगल माइनस चार्ज दे देते हैं, और जिसकी तरफ से लगा हुआ है उसके ऊपर पॉजिटिव दे देते हैं। ये आज का कॉन्सेप्ट है, ये पहले का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आज का कॉन्सेप्ट है। और जब ये इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो इसी चार्ज को हम आगे चल के अभी पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल चार्ज। इसी को हम क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मल चार्ज। तो फॉर्मल चार्ज यही होता है कि इसके ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है। सेंट्रल एटम है यहाँ पर सल्फर, और ये ऑक्सीजन टर्मिनल एटम है। तो इन दोनों के ऊपर कौन कौन से चार्ज डेवलप हो रहे हैं, कितने कितने चार्ज डेवलप हो रहे हैं, यही चीज़ हमारी क्या बताती है, फॉर्मल चार्ज को। तो इसको अभी फॉर्मल चार्ज को हम आगे चल के डिटेल में अभी पढ़ेंगे। अगर मैं बात करूँ O3 की, O3 ओजोन होता है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो O3 जो है वो इस तरीके से, ऑक्सीजन का एलोट्रॉप है ये, तो इस तरीके से होता है इसमें ये।
अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं, जो लुईस स्ट्रक्चर होती है, लुईस को कुछ नहीं है, जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, लुईस स्ट्रक्चर जो बनाते हैं अपने लोग, ये सभी जो मैं बना रहा हूँ ये लुईस स्ट्रक्चर है। जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को एटम की सराउंडिंग लगा दिया जाता है डॉट से, तो इसको हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यही आपकी स्ट्रक्चर क्या मानी जाती है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं है, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया है और उस रिलेटिव एटम की सराउंडिंग लगा दिया जाता है। अब इसमें क्या होने वाला है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की तो आपस में शेयरिंग होने वाली है। अब शेयरिंग के बाद इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए, लेकिन अभी इसके पास 6 हैं। तो ये इसके लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दे देगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, डबल बॉन्ड हो जाएगा। अब इसके सराउंडिंग जो बचे हुए एटम है वो भी आप लिख दीजिए, जिससे कन्फ्यूज़न ना हो। 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे लिख दीजिए। इसके पास कितने हैं, ये 2 इसको शेयर करा दिए इसने, तो इसके पास कितने बचे, 2, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिलेटिवली यहाँ कितने हैं, 6। ठीक है। और अगर आपको फॉर्मल चार्ज डेवलप करना होगा तो इसके ऊपर सिंगल माइनस और इसके ऊपर सिंगल पॉजिटिव चार्ज डेवलप करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ हमारी क्या हो गई, हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और भी देखते हैं आगे, फॉर्मल चार्ज पढ़ रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं FC से। होता क्या है, इट इज़ इमेजिनरी चार्ज ऑन एटम असाइन टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। जब हम लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, तो लुईस स्ट्रक्चर बनाते समय जितना चार्ज उन एटम्स के ऊपर डेवलप होता है वही इमेजिनरी चार्ज कहा जाता है, फॉर्मल चार्ज। अगर मान लीजिए लेस इज द चार्ज मोर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, जितना कम चार्ज होता चला जाएगा उन रिलेटिव एटम्स के ऊपर उतनी ही ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती चली जाएगी। फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है तो उसके लिए ये बना हुआ एक फॉर्मूला है, बना लिया गया है फॉर्मूला। ऐसा नहीं है, फॉर्मल चार्ज बहुत ओल्ड कॉन्सेप्ट है, आज के टाइम का कोई ऐसा नहीं है कि मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा करेक्ट मेथड हो, लेकिन ये फॉर्मल चार्ज जो है ओल्ड कॉन्सेप्ट है। और इसको निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर इंटू 2। तो इसके लिए मैं ऐसे करके लिख दूँ, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इंटू 2। ये एक छोटा सा फॉर्मूला बना लिया गया है जरा सा। इसी फॉर्मूले से हम पूरा फॉर्मल चार्ज निकाल लेंगे किसी भी मॉलिक्यूल में। जैसे मैं मान लीजिए बात कर रहा हूँ O3 मॉलिक्यूल की। अब O3 में हर एटम पर कितना चार्ज होगा, यही हमारा फॉर्मल चार्ज है। तो ज़रा देख लेते हैं, O3 जो हमारे पास ओजोन मॉलिक्यूल है, इस पर चार्ज कैसे, इसकी स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं हम, स्ट्रक्चर इस तरीके से ड्रॉ करते हैं हम। लुईस स्ट्रक्चर जब आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी तो इसको इस तरीके से ड्रॉ किया था, ये इस तरीके से ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर तो बन गया था हमारा डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हमारा क्या है, इसको दे दिया था इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली जो स्ट्रक्चर थी हमारी वो कुछ इस तरीके की थी, ये स्ट्रक्चर थी। ये मैंने यहाँ पे सब लोन पेयर दिखा दिए हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न का कोई चांस ना हो। ठीक है, ये स्ट्रक्चर। चार्ज देखना हो तो बहुत सिंपल है, कोई ऐसा नहीं है। जरा अभी मैं एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, उससे आपको पता लग जाएगा। अब आप देखिए, फॉर्मल चार्ज जब आप निकाल रहे हैं तो आप, अगर मैं इसके लिए एटम नंबर 1, इसके लिए एटम नंबर 2 और इसके लिए 3, हर किसी के लिए इंडिविजुअली निकलेगा फॉर्मल चार्ज। ऐसा नहीं है कि मैं सबका एक ही बता दूँ, लेकिन आप होल एटम का, होल मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। जब आप सबका इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे तो होल का भी निकल जाएगा। तो फॉर्मल चार्ज जो है हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 1, ओ ऑक्सीजन ही लिख देता हूँ पूरा, ऑक्सीजन 1। कैसे करके कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप सिंपल सा अपने दिमाग में सोचिए, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 होते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ गया, माइनस बॉन्ड पेयर इंटू 1, यानी बॉन्ड पेयर कितने बनाए उसने। तो देखो इसने कितने बॉन्ड पेयर बनाए हैं, यहाँ पे बॉन्ड पेयर हैं, मतलब ये यहाँ पे अभी इलेक्ट्रॉन आपने देखे थे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की थी इसने। तो ओवरऑल ये डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, सिंगल बॉन्ड में कितने होते हैं, 2, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने होते हैं, 6। तो यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2। 4 का कितना होगा, 2 ही तो बॉन्ड पेयर हुए। अच्छा, इनटू में 1 लगा दीजिए या मत लगाइए, कोई फर्क नहीं है। लोन पेयर देख लीजिए इस एटम पर कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। यानी लोन पेयर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये। तो 2 × 2। ठीक है, ओवरऑल कितना आ गया आपका चार्ज, 0।
जीरो आ गया, यानी कि इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। अब मैं निकालता हूँ ऑक्सीजन नंबर 2 पर, ठीक है। इस पर चार्ज देखते हैं अपने लोग, इस पर देख लिया, इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 2, इस पर हम कैसे निकालते हैं, सेम इसी मेथड से निकालेंगे। इसके भी, ये भी ऑक्सीजन है तो इसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 माइनस। अब इसने बॉन्ड पेयर कितने बनाए हुए हैं, अब आप यहीं पे चेक कर लीजिए बॉन्ड पेयर कितने बनाए हुए हैं इसने। हाँ तो बताइए बॉन्ड पेयर कितने बनाए हुए हैं। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है इसकी, तो देखो 2 तो यहाँ बॉन्ड पेयर हो गए, ठीक है, और एक यहाँ बनाया हुआ है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिंगल बॉन्ड के लिए तो हम क्या मानते हैं, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एज ए सिंगल बॉन्ड मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इसने दिए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 पेयर दिया है। ओवरऑल कितने हो गए, 2 यहाँ हो गए और 1 यहाँ हो गया, मतलब 3 हो गए। 3 × 1 माइनस, अब आप सीधे उसके लोन पेयर देख लीजिए, लोन पेयर कितना है 1, तो 1 × 2। अगर मैं चार्ज की बात करूँ तो इस पर कितना आएगा 6 - 3, कितना बचा 3, 3 - 2 = कितना आएगा +1। कितना चार्ज आ गया +1, तो इस पर कौन सा चार्ज हो गया प्लस का 1। अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज फॉर ऑक्सीजन 3, थर्ड ऑक्सीजन एटम पर बात कर रहा हूं मैं, तो थर्ड ऑक्सीजन एटम के लिए मैं कैसे निकालूंगा, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तो 6 ही है माइनस। अब बताइए इसके बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर एक ही बॉन्ड पेयर बनाया है इसने बस, मतलब दिया जरूर इसने था लेकिन वो है तो शेयरिंग का ही ना। तो 1 × 1 माइनस लोन पेयर देखिए यहाँ पे कितने हैं, दिखाई दे रहे होंगे 3 लोन पेयर हैं, तो 3 × 2 सही है। तो यहाँ पे कितना आ गया 6 - 1, ठीक है, और -3 × 2 = 6, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने माइनस किया तो कितना गया 5 - 6 कितना हो गया -1। तो कितना चार्ज हो गया इसके ऊपर -1। अब इसका मतलब ये है कि ओवरऑल अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो इस पे +1 इस पे -1, ओवरऑल तो होल तो एटम मॉलिक्यूल पर 0 चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब अगर यही चीज़ मैं ऐसे फॉर्मूला वगैरह से ना निकालूं तो मैं सिंपली क्या करता, मैं सिंपली ये करता कि देखो यहाँ पर अगर आप देखें तो डबल बॉन्ड बना हुआ है, डबल बॉन्ड से ये कितने हो गए इसके पास, ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो गया, वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके भी वैलेंसी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ना तो इस पर चार्ज होगा ना फिर इस पर चार्ज होगा, चार्ज किस पे आने वाला है इस पे, ठीक है। तो अब इस पे जो चार्ज आएगा वो किसकी वजह से आएगा, इस ऑक्सीजन की वजह से। तो यहाँ पर आप सिंपली आप क्या करिए कि ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है इसको एज ए सिंगल बॉन्ड मान लीजिए, जिस एटम की तरफ ये हेड बना हुआ है इसके ऊपर तो बनाइए सिंगल माइनस चार्ज, और रिलेटिवली जो दूसरा एटम है उसके ऊपर लगाइए पॉजिटिव चार्ज। यहीं से आपको पता लग जाएगा यही चार्ज आपका यहाँ पे आया हुआ है। होल एटम पर तो, होल मॉलिक्यूल पर तो जो है चार्ज 0 हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो चार्ज ऑक्सीजन पर, सेकेंड ऑक्सीजन पर +1 आ रहा है और इस पर कितना आ रहा है -1। तो ये चीज़ आप फॉर्मल चार्ज को ऐसे निकाल सकते हैं। और भी एग्जाम्पल लेते हैं इसके। अब देखिए हम देख रहे हैं फॉर्मल चार्ज इन सल्फर डाइऑक्साइड। थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी SO2 की, तो SO2 की जो स्ट्रक्चर ड्रॉ की थी हम उसको देख रहे हैं। तो SO2 की स्ट्रक्चर में क्या होगा, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो आपने देखा था कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से शेयरिंग की थी इसने। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही बना दूंगी इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ गया ये। अब 2 इलेक्ट्रॉन की यहाँ शेयरिंग की, ठीक है। तो शेयरिंग यहाँ पे होने के बाद में तो इसके पास थे 6, अब इस 6 के साथ यहाँ कितने बचे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इसके साथ शेयर हो गया ये। इसके पास कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे फॉर्मल चार्ज चेक करना है, ठीक है, 2 इसको दे भी दिए तो ये कम हो जाएगा। अब मुझे ये चेक करना है कि इस पर कितना फॉर्मल चार्ज आएगा, तो मैं इसको नंबर दे दूँ 1 2 और ये 3। तो मैं फॉर्मल चार्ज देख रहा हूँ, फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 में देख रहा हूँ। कैसे करके निकालते हैं अपने लोग भाई, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इंटू 1 माइनस लोन पेयर इंटू 2। ये फॉर्मूला चेक कर लीजिए आप। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं इसके पास में, कितने बॉन्ड बनाए हैं इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, माइनस लोन पेयर कितने हैं इसके पास 2, तो 2 × 2 कितना चार्ज आ गया बताइए 6, मतलब 0 आ गया। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं बात करूं सल्फ़र की, तो सल्फ़र की मैं बात करूं, ये सेकंड एटम है, इसकी बात करूं तो इसके वैलेंसी शेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं,
माइनस बॉन्ड पेयर कितने बनाए, 2 यहाँ बनाए, 1 यहाँ बनाए, मतलब 3 माइनस, और मैं यहाँ पर कितने इसके बाद लोन पेयर है 1, तो इंटू 2 कितना चार्ज आएगा, ये कितना हो गया 2, तो ये हो गया हमारा 3 माइनस 2 मतलब +1 आएगा। ठीक है। अगर मैं बात करूँ फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन पर देखूँ मैं, थर्ड आइटम है ये, तो यहाँ पर कितने हैं इसके पास वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन तो 6 ही होते हैं ऑक्सीजन में भी, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है 1 इंटू 1 कर दो इनमें सब में, चलो छोड़ो 1 माइनस, अब बताइए लोन पेयर है 3 इंटू 2 कितना आ गया -1। तो सिंपल सा हम देखकर ये बता सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज क्या, अब वैसे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि हम यहाँ सिंगल बॉन्ड लगा के इसके ऊपर माइनस इसके ऊपर प्लस कर देते तो भी पता लग जाता फॉर्मल चार्ज। मैं फॉर्मल चार्ज देख लेता हूँ CO2 में, CO2 में तो सब पे 0 आ जाएगा। NO2 में देखता हूँ, या फिर मैं देख लेता हूँ SO3 में, सबसे बढ़िया है SO3 पर चार्ज देख रहा हूँ मैं। तो देखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड है ये, इसकी स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ तो आपको इस तरीके से बनेगी। सिंपली यहाँ पे क्या आएगा डबल बॉन्ड, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने लोन पेयर होंगे 2, और यहाँ पर सल्फर की मैं बात करूँ तो देखो इसने जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया यहाँ पे इस तरीके से, और इसके साथ भी इसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया है। ठीक है। अब हमें देखना है कि इन एटम्स पे कितना चार्ज है, तो मैं सभी के लिए निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3, ये सल्फर को अलग से बताते हैं। तो मैं देखता हूँ चार्ज ऑन फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 1 O1 पे मैं चार्ज चेक कर रहा हूँ। तो देखिए मुझे यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। वैलेंसी शेल में आप ये मान के चलिए सभी के 6 होते हैं यहाँ पर, क्योंकि सल्फर के भी 6 हैं, ऑक्सीजन के जस्ट नीचे आता है 6 माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं 1, ये बॉन्ड पेयर 1 है, 1 इंटू 1 लगा देता हूँ, माइनस लोन पेयर कितने हैं 3 इंटू 2 कितना चार्ज आ गया -1। ठीक है। अब मैं फॉर्मल चार्ज देखता हूँ मैं ऑक्सीजन 2 पर, O2 पर, सल्फर का मैं बिल्कुल एंड में निकालूंगा, O2 पर देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन 2 पर भी कंडीशन क्या है, वैलेंसी शेल में तो इलेक्ट्रॉन 6 है माइनस, अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं इसने, बॉन्ड पेयर हो गए इसके पास 2, तो 2 इंटू 1। बॉन्ड पेयर कैसे चेक किए जाएंगे, डबल बॉन्ड है तो जाहिर सी बात है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड पेयर। अच्छा यहाँ पे माइनस, इसके बाद लोन पेयर कितने हैं 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये 6 माइनस 2 4 माइनस 4 कितना आ गया 0, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अगर मैं बात करूं फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन 3, थर्ड ऑक्सीजन पे चार्ज चेक करूं इस पर, तो यहाँ पर क्या आने वाला है 6 माइनस, यहाँ पे आप देखिए बॉन्ड पेयर कितने हैं आपके पास, एक ही बॉन्ड पेयर है 1 इंटू 1 माइनस लोन पेयर 3 इंटू 2, चार्ज कितना आया ओवरऑल -1। ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ फॉर्मल चार्ज ऑफ सल्फर एटम। सल्फर एटम पर मैं ऑक्सीजन चेक मतलब ये चेक करूँगा कि कितना है इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज है। अब देखिए वैसे तो मैं यहीं पे बता सकता हूँ मैं चार्ज, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए इसके पास वैलेंसी शेल में इलेक्ट्रॉन सल्फर के 6 होते हैं, माइनस बॉन्ड पेयर कितने बनाए हैं ये चेक करना होगा आपको। ये कितने बॉन्ड पेयर हैं 2, ये कितना है 1, ये कितना है 1, तो मतलब देखा जाए तो कितने बॉन्ड पेयर हैं 4 इंटू 1 माइनस लोन पेयर बताइए, एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि लोन पेयर इस पर कोई भी नहीं है, तो यानी कि 0 इंटू 2 सही है। अब ये कितना हो गया 4, तो कितना आ गया इसके ऊपर चार्ज प्लस का 2 सही है। तो अगर चीज़ मैं ये ऐसे नहीं निकालता, मैं ऐसे ही सिंपली कर देता, तो यहाँ पे मैं ये हेड हटाता, इसके ऊपर क्या चार्ज लगा देता -1, इसके ऊपर चार्ज क्या आता प्लस का 1, ऐसे कैसे मैं यहाँ से हटाता, इसके ऊपर क्या लगाता -1, इसके ऊपर क्या लगाता प्लस का 1, +2 आ गया नहीं आ गया। तो फॉर्मल चार्ज निकालना कोई टफ नहीं है। फॉर्मल चार्ज क्या है, इमेजिनरी चार्ज है, किसी भी एटम पर डेवलप यानी कि बॉन्ड बनाने के बाद उसके ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, वही चार्ज होता है हमारा फॉर्मल चार्ज। सिंपल है, इसको कोई भी टफ वाली बात नहीं है फॉर्मल चार्ज को निकालना।